औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि आप लोग सब खैर व आफियत के साथ होंगे। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और आज के सियासी शतरंज में बात होगी सियासी मैदान में होने वाली हलचल की। हम जानते हैं कि मुल्क में इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि 8 अगस्त इस हुकूमत का आखिरी दिन होगा। आईनी मुद्दत के मुताबिक ये दिन 12 अगस्त होना चाहिए था। 4 रोज कबल हुकूमत जा रही है, निगरान सेटअप आ रहा है। निगरान सेटअप सियासी होगा, गैर जानिबदार होगा। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि IMF ने भी आज शराइत जारी कर दी हैं। जो एग्रीमेंट की डिटेल्स थी वो भी शाया कर दी गई हैं और बताया गया है उस एग्रीमेंट की डिटेल्स के मुताबिक कि पाकिस्तान को अगले 9 महीने सख्ती से अमल करना होगा। तमाम तर पॉलिसीज के ऊपर अखराजात कंट्रोल करने होंगे, रिफॉर्म्स लाने होंगे, सरकारी इदारों को रेगुलर मॉनिटरी रिपोर्ट जारी करनी होगी और साथ साथ टैक्स लगाया जाएगा ज़राअत पे भी और कंस्ट्रक्शन पे भी। तनख्वाहें, पेंशन कम करनी होंगी। और मैं आपको बताऊं कि बिजली महंगी होने जा रही है। डॉलर आज 4 रुपए महंगा हुआ है। इंटर बैंक में 290 की सतह पर आ चुका है। चीनी 150। अशिया खुरनोश आसमान से बातें कर रही हैं। तो इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान ने भी आज जो खिताब किया उसमें यह वाजे कर दिया है कि मुल्क में इस वक्त डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं। फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि जब वजीर खजाना इसहाक डार कहते थे कि हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, फिर क्यों आज वजीर आजम को यह कहना पड़ा कि अब कोई खतरा नहीं है डिफॉल्ट होने का। यानी से वाजे हो गया कि डिफॉल्ट होने का खतरा था, पर वजीर खजाना हमेशा कहते थे कि नहीं, कोई मसला ही नहीं। लेकिन यकीनन पाकिस्तान के सियासी मुआशी हालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। और जब तक इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। इसीलिए लोग समझ रहे हैं कि निगरान सेटअप जो आएगा वो पिछले निगरान सेटअप की तरह एक्स्ट्रा टाइम लेगा और मजीद वक्त लेने की वजह से कुछ खतरात हैं सियासी जमातों को कि किस तरह का निगरान सेटअप लाया जाए ताकि इलेक्शंस अपने वक्त पे हों, आईनी मुद्दत के मुताबिक हों। क्योंकि अगर टेक्नोक्रेट सेटअप आ गया वो यही कहेगा कि मुआशी बहाली की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने दावा किया था कि PTI के MNAs, MPAs आपकी पार्टी में आने वाले हैं, कोई आया नहीं और PTI के जितने धड़े बन रहे हैं लग ये रहा है कि जो आपके पास आने वाले थे वो कहीं और जा रहे हैं। चौहान साहब। मैंने दावा किया था कि अगले 2 महीने के अंदर PTI के MNA और MPAs खुसूसन पंजाब के अंदर वो 150 से ज़ायद अफराद जो है वो IPP को ज्वाइन करेंगे और मैं उस दावे पे कायम हूँ। और हिकमत अमली के तहत अभी चीज़ों को थोड़ा सा स्लो डाउन किया हुआ है, काम डाउन किया हुआ है और सर इलेक्शन सर पे हैं, फिर स्लो डाउन करना बात समझ नहीं आ रही सर। इलेक्शन अभी सर पे नहीं है, दिल्ली दूर है, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं दूरस्त दिल्ली, हनूज दूरस्त, ठीक है ना। कितना दूर? दिल्ली बहुत दूर है चौहान साहब, कितना दूर अभी है? इस साल, अगले साल? महीने से लेके 1 साल, अगले साल के एंड में कहीं जाके जाना, मिड में एंड में जाना। क्यों चौहान साहब, वजह क्या होगी इस डिले की? सर आपकी मरदमशुमारी का इशू है, बुनियादी तौर पे मरदमशुमारी का इशू है। आइन का आर्टिकल 51(5) उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि रियासत पाकिस्तान में जब भी नया सेंसस होगा, मरदमशुमारी होगी, तो मरदमशुमारी का सरकारी रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अगर कोई जनरल इलेक्शन आएगा तो वो नई हल्का बंदियों और नई हदबंदियों के तहत होगा। अब इस वक्त तक तो मरदमशुमारी का प्रोसेस ही आपका पूरा नहीं हुआ, अभी तो डोर टू डोर गिनती हो रही है। डोर टू डोर गिनती का प्रोसेस अगले 2 से 3 महीने में कंप्लीट। फयाज साहब, आपने एक और, सो सॉरी टू इंटरप्ट, मेरी पूरी बात सुन लें जी जी, मेरी पूरी बात सुन लें जी, मेरी पूरी बात सुन लें। अभी उसके बाद फिर आपका 2 महीने तो आपका ये डोर टू डोर गिनती है, फिर उसके बाद आपका 2 से 3 महीने ऑफिस वर्क है जिसमें आपकी कैलकुलेशन है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, जो भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सूबा वाइज, फ्ला वाइज, तहसील वाइज, सिटी वाइज। फिर जब आपका रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा, जिसको ऑफिशियल गजट कहते हैं, उसके बाद आईने पाकिस्तान के मुताबिक रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो नई हदबंदियां करेगी कौमी और सूबाई असेंबली की। वो कम से कम 2 से 3 महीने या 4 महीने का प्रोसेस है। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 6-7 महीने से लेके 1 साल के बाद इलेक्शन जो ना। दूसरी वजह जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ पिछले 7-8 दिनों से,
पाकिस्तान के अंदर इंडिया की पुरानी बदमाशियों की वजह से और कुछ खुदाई तौर पर जो आपका इस वक्त मौसमी हालात है, एक सैलाब की कैफियत जो है वो जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और सिंध के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। और अल्लाह ना करे, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, जो मौसम की प्रेडिक्शंस हैं और जो इंडिया की बदमाशियां हैं पानी छोड़ने की, राइट सर, उसके तहत मुझे तो अगले 3 महीनों में अच्छा खासा जनाब पूरा आपका वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब और सिंध और बलोचिस्तान के अंदर बड़ा सीवियर किस्म के हालात नजर आ रहे हैं। राइट इन जॉन हालात सर, के अंदर और आपकी मर्दमशुमारी के इशू के मुताबिक अभी फौरी इलेक्शन मुझे नहीं नजर आ रहा। जॉन साहब आपने एक और दावा किया था कि जनूबी पंजाब से एक बड़ी वादा माफ गवाह की शक्ल में सामने आएगा पीटीआई के खिलाफ, वो कब आ रहा है? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शंस में डिले इसलिए भी हो रहा है कि पीटीआई का पत्ता साफ किया जा सके और नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ किया जा सके। रोशनी डालिए सर। नहीं, नवाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं है जी। नवाज शरीफ साहब का अगले रिजीम में कोई लेना देना नहीं है, ये भी सुन लें आप। पीटीआई अगले रिजीम में, अगली हुकूमत में नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं है। पीटीआई, ये चले सुन लें, ये लिख पीटीआई, लीजिएगा। पीटीआई का कोई किरदार? पीटीआई का तो तस्करा ही नहीं है ना। मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, अभी आपने नवाज शरीफ की बात की है। एक नया धड़ा सर, राइट सर, वक्त कम है सर, मुकाबला सख्त है। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे पूछ सकूं। परवेज इलाही साहब के लिए क्या सराहियां हो रही हैं? सवाल पूछे एक मिनट। मेरा जो स्टाइल है टॉक शो करने का, सवाल पूछ के तसल्ली से 1.5 से 2 मिनट आप जवाब सुने, ठीक है ना, ताकि लोगों को क्लियर हो कि क्या सुना और क्या सुनाया, क्या सवाल पूछा और क्या जवाब दिया। ये हैपहैज़र्डली हौच पौच तरीके से, ये भागम भाग मेरा स्टाइल नहीं है टॉक शो करने का। तो मेहरबानी करके सवाल पूछ के 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट तसल्ली से जवाब सुने। सवाल पूछ लूं सर आपकी इजाजत से? जी आप पूछे। बड़ी मेहरबानी सर। ये बताइए कि पीटीआई के और कितने धड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं? इतने सारे धड़े बनने की क्या जरूरत थी? हर कोई अपनी अपनी पार्टी क्यों बना रहा है हुजूर? केपीके का जो डायनामिक्स है पॉलिटिक्स के, वो कुछ और हैं। वहाँ की जो रीजनल और वहाँ के इलाकाई जो सियासी एथिक्स, वैल्यूज और डायनामिक्स है वो मुख्तलिफ है। पंजाब की मुख्तलिफ है। बुनियादी तौर पे आईपीपी हो गई या पीटीआई हो गई, दोनों का बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि पीटीआई के वो पॉलिटिशियंस कि जिनका 5-10 साल से लेकर 30-30, 35-35 साल इस मुल्क और कौम की खिदमत करने का तजुर्बा है, उन्हें पीटीआई की चेयरमैन की इंतहा पसंदी के नजर ना होने दिया जाए कि उनकी सियासत का ही बेड़ा गर्क हो जाए। बशमूल परवेज इलाही। परवेज इलाही साहब को भी हमारी यही ऑफर है। परवेज इलाही साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम तो उन्हें कहते हैं कि वो आए और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करें और उसके तहत पॉलिटिक्स करें। लेकिन वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जो 16 साल का मेरा तजर्बा है इस पार्टी का, उन्हें वहां से हासिल कुछ नहीं होना अगर उनके जहन के अंदर यह है कि उन्हें वहां पे कोई इज्जत, एहतराम, वकार, डिग्निटी या उनकी इस पूरी कुर्बानी का कोई रिवार्ड मिलेगा, तो ऐसी चीज की तो वो वहां पे ना रखें। तो मैं तो उनका एक छोटा भाई और एक बरखुरदार होने की हैसियत से, मेरे तो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि फौरी तौर पे फैसला करें और जनाब अपनी सियासत जो उन्होंने पूरी जिंदगी मुल्क और कौम की खिदमत की है, एज अ डिप्टी वजीर आजम, एज अ वजीर आला, एज अ स्पीकर, एज अ सूबाई मिनिस्टर, और हर पोर्टफोलियो उन्होंने जनाब एक्सरसाइज किया हुआ है, तो वो अपनी सलाहियतों को क्यों जनाब वो मान कर रहे हैं। और सर फौरी फैसला करेंगे तो बाहर भी आ जाएंगे यकीनन। ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि फैसला उन्हें कर लेना चाहिए। राइट फयाज साहब, स्टे विद अस। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए सियासी शतरंज। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मुल्क के बदलते सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब से। फयाज साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें सर। वो सवाल ये है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप जब पीटीआई में थे हुजूर, तो आप बबांग दोहल चेयरमैन पीटीआई की तारीफों के पुल बांधते थे, और आज आप उसी पार्टी को बबांग दोहल इंतहा पसंद पार्टी कहते हैं। क्या ये सियासत है हुजूर? जनाब, मैं तकरीबन कुछ 70 के करीब टॉक शोज कर चुका हूँ पिछले 2 महीनों में, और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ। उसमें ये सारी डिटेल बता चुका हूँ कि मैं इस वक्त कफारा अदा कर रहा हूँ धरती माँ का, और जो मैंने आखिरी 1.25 साल ये जो इंतहा पसंदी की सियासत पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हो रही थी, मेरा ख्याल है ये मेरा इल्ज़ाम तो नहीं है, ये सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है
जी। कि 9 मई की सूरत में और उससे पहले जितनी कत्लो गारतगरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, अदालतों के ऊपर चढ़ाई, अदारों के ऊपर चढ़ाई, तो ये जो सारा कुछ हो रहा था, इसको रोकने के हवाले से मैंने अपना किरदार भी अदा किया था। ये भी मैं बीसियों दफा बयान कर चुका हूँ। माशाल्लाह। तो मैं इस वक्त तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कफारा अदा करूँ कि जो मेरे जैसे मुहिब्बे वतन को भी और उन हजारों खानदानों को जो इंतहाई मुहिब्बे वतन थे, जिनकी माएँ, बहनें, बेटियां, जवान, बुजुर्ग इस वक्त जेलों में हैं 9 मई की वजह से और उस 1.25 साल की तहरीक की वजह से, और उन लाखों जनाब पाकिस्तानी आवाम को कि जो 100% मुहिब्बे वतन थे, उनको जो पीटीआई के चेयरमैन ने इस्तेमाल करके इंतहा पसंदी की तरफ और मुल्क दुश्मनी की तरफ इस्तेमाल किया, मैं तो उन सारों का कफारा अदा कर रहा हूँ। और मैं इस बात के ऊपर कायम हूँ कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, और मैं पाक फौज और पाकिस्तान की अदालती और रियासती अदारों के हवाले से इस 1.25 साल के अंदर भी उनकी कुर्बानियां और उनकी जनाब मुल्क के लिए खिदमात का मैं इजहार करता रहा हूँ। जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मौजूद है, पिछले 1.5 साल की मेरी सारी पोस्ट, ट्विटर के ऊपर भी, इंस्टा के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी। अगर कोई ये कहे कि ये फौज और रियासती अदारों के हक में बात मैंने अचानक ही शुरू किया 9 मई के बाद, तो वो अकल का अंधा होगा, समझ का लूला होगा, फहम का लंगड़ा होगा। लेकिन जिसको मेरी पॉलिटिक्स के ऊपर नजर है, और खुसूसन पिंडी इस्लामाबाद के जितने जर्नलिस्ट हैं और आम पब्लिक, उन्हें पता है कि मैं पाक फौज की इज्जत अजमत का पिछले 25 साल से पाकिस्तान की सियासत में और 15 साल से पाकिस्तान के मीडिया में मैं भरपूर किस्म का अलमबरदार हूँ। मैं तो अपनी उस बात के ऊपर कायम हूँ कि जो हमेशा रियासती अदारों की और पाक फौज की इज्जत और एहतराम का मैं दर्ज दिया करता था, मैं आज भी उसी के ऊपर कायम हूँ। और मैं कहता हूँ कि जनाब पीटीआई के चेयरमैन ने इंतहा पसंदी की सियासत की है, जिसका खमियाजा वो खुद भी भुगत रहे हैं और हम सब लोग भी भुगत रहे हैं। ये बताइए हुजूर, मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपका कुफारा कबूल करे। ये बताइए हुजूर के कारकुन जेलों में हैं, क़यादत आजाद है, इंतहा पसंद को सजा मिलते हुए आप देख रहे हैं? देखें, ये सवाल तो पूरी पाकिस्तानी कौम और शहदा की फैमिलीज पूछ रही हैं, जिन शहीदों की तस्वीर को, मुजस्मों को उठा उठा के जमीन बोस किया गया, जिस MM आलम के त्यारे को कि जिसको इंडियन फौज और इंडियन एयरफोर्स और इंडिया के जनाब पायलट जो है वो नहीं छू सके, जिस त्यारे ने एक 30 सेकंड के अंदर 6-6, 10-10 इंडियन त्यारों को जमीन बोस किया और जहन्नुम खुर्द किया, उस त्यारे को पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन आवाम एक इंतहा पसंद की पॉलिसीज और उसकी अकीदत की पट्टी आंखों में डाल के अपने हाथों से तबाह बर्बाद करते हैं। तो MM आलम की फैमिली भी पूछती है, शहदा की फैमिलीज भी पूछती हैं कि ये 9 मई के वाकयात का फिर एंड रिजल्ट क्या होगा। एंड रिजल्ट कुछ तो होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर दोबारा कोई रियासती अदारों और शहदा के हवाले से और पाक फौज के हवाले से इस अंदाज से कि जो इंडियन रॉ और इजरायली मोसाद और इजरायली फौज किरदार अदा नहीं कर सकी, और जिन लोगों ने किरदार अदा किया उसका कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए ना। हुजूर, ये वादा माफ गवाह कौन आने वाला है? कुछ हमारे जराए कहते हैं आपके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है। वादा माफ गवाह लंबी लिस्ट है जी, आप बताए ना। महमूद खान आपके सामने है, आपके सामने उस्मान बुजदार साहब आपके सामने है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो जनाब आपके आजम खान साहब भी हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो वो एक्स आर्मी मैन भी हैं कि जिन्होंने इस पूरे मामलात के अंदर इमरान खान साहब को, पीटीआई के चेयरमैन को और पाकिस्तान के 10-12 सहाफ़ियों को नेल्सन मंडेला और इनकलाबी बनाने की जनाब कोशिश की थी और उनको यकीन दहानियां करवाई थी, वो भी आ रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है जनाब, लंबी फहरिस्त है। कब तक आएंगे फयाज साहब? कोई टाइम फ्रेम? आएंगे अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर आएंगे इंशाल्लाह। सर, ये बताइएगा कि यकीनन मुआशी बहाली बहुत ज़रूरी है, मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, और मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला मईशत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। क्या आपकी पार्टी के पास कोई प्लान है? भाईजान, हमारे पास प्लान पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम, ये 3 चीज़ों का हमारा जो मैनिफेस्टो हमने अपने झंडे पे भी लिखा, उसको अमली तौर पे मटेरियलाइज करने के लिए हमारे पास अपने सरपरस्त आला और चीफ पैटर्न जहांगीर खान तरीन की शख्सियत और उनकी वो पर्सनैलिटी कि जो पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान की ज़राअत और पाकिस्तान की तिजारत, 3 जो बुनियादी किसी भी इकॉनमी के पिलर्स होते हैं, उन तीनों में जिसने अपना आप मनवाया हुआ है, तीनों ने, कोई छोटे लेवल पे नहीं,
बड़े हाई लेवल पे कॉर्पोरेट सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसने अपना आप मनवाया हुआ है कि वो एक कामयाब तरीन शख्स है, अगर हम उनको वजीर आजम का कैंडिडेट और अपना लीडर के तौर पर जो पार्टी लेके आई है, तो आप उस पार्टी से तवक्को रखेंगे कि वो इंशाल्लाह जब इक़्तिदार के अंदर आएगी तो वो पाकिस्तान की ज़राअत के अंदर इनोवेशन लेकर आएगी, पाकिस्तान की जनाब इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन लेकर आएगी, पाकिस्तान की तिजारत को वो बेहतर करेगी, पाकिस्तान के जनाब एक्सपोर्ट्स को वो इंक्रीज करेगी, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को कंट्रोल करेगी, और पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने के हवाले से उसके पास कुछ जनाब प्लान्स होंगे, क्योंकि उसकी लीडरशिप खुद भी अपना एक विजन रखती है इन चीजों के हवाले से। तो आप बेगम रहे, इंशाल्लाह आईपीपी इक़्तिदार में आएगी तो जहांगीर तरीन साहब और वो तमाम पॉलिटिशियन कि जो एक कामयाब तरीन मिनिस्टर की हैसियत से एमएनए, एमपी और पार्लियामेंटेरियन की हैसियत में अपना अपना किरदार अदा करते रहे हैं, वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। चौहान साहब, निगरान सेटअप के लिए बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, जरदारी साहब शहबाज साहब से मिल रहे हैं और मुशावरत का सिलसिला जारी है हर पार्टी के अंदर। क्या आईपीपी से कोई मुशावरत कर रहा है या नहीं? देखें, बुनियादी तौर पे तो जो आइन की प्री रिक्विजिट्स है निगरान सेटअप को बनाने के हवाले से, वो तो है ट्रेजरी बेंचेस का हेड और अपोजिशन बेंचेस का हेड, कायदे ईवान और कायदे हस्ब इख्तलाफ। आइन के अंदर तो बुनियादी तौर पे इन दो को डिस्कस किया गया है कि जब भी निगरान सेटअप बनेगा ये दोनों अपने आसिफ अली जरदारी साहब इन दोनों में से कोई भी नहीं है सर। पीपल्स पार्टी है ना, इक़्तिदार के अंदर पीडीएम है, इक़्तिदार के अंदर पीडीएम है। जब पीडीएम के अंदर जो मेन 2, 3, 4 पार्टीज है उनके हेड जो है वो स्टेक होल्डर है। सर आप स्टेक होल्डर नहीं है, आप भी तो स्टेक होल्डर हैं सर। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली के अंदर पार्लिमानी पार्टी का स्टेटस रखती है, उनको डिस्कस किया गया है आइन के अंदर। राइट चौहान साहब, इस वक्त जो है सीट एडजस्टमेंट की डिस्कशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, इत्तेहाद की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं। आपको क्या इत्तेहाद में आप किसी पार्टी के साथ जाते हुए आपको नजर आ रहा है? किसी साइड पे झुकाव है आईपीपी का? नहीं जी, हम तो इंशाल्लाह आईपीपी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भरपूर तरीके से फुल स्विंग के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। और अभी तो मेरी आज की अभी की खबर है कि जनाब पीडीएम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने तय किया है कि हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। ये थोड़ा सा मीडिया के अंदर कुछ तजिया निगारों ने और कुछ मीडिया पर्सन ने ये हवा खड़ा किया हुआ है। अदरवाइज जो है ना, वहाँ यहाँ पे कोई इत्तेहाद एज सच किसी पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, जो सीट एडजस्टमेंट होती है वो लोकल लेवल पे होती है। लोकल लेवल पे, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसी शहर लेवल पे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप महसूस करती है कि वो आपस में कोई ऊपर नीचे कोई एमएनए, एमपी की सीट्स के ऊपर एडजस्टमेंट कर ले, तो वो लोकल लेवल की तो हर पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। चौहान साहब, यकीनन हॉर्स ट्रेडिंग की भी एक टर्म यूज होती है, इस्तिलाह यूज होती है जब भी इलेक्शन करीब आता है, तो इन इलेक्शंस में आप देख रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग होते हुए? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग इलेक्शन में नहीं होती जतोई साहब। खरीदो फरोख्त, चले मैं सवाल चेंज करता हूँ चौहान साहब, खरीदो फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग को चेंज कर दे। क्योंकि सर इतने धड़े बन गए हैं ना, इतने सारे लोग पीटीआई छोड़ के आ रहे हैं, तो हर कोई कोशिश कर रहा है हमारी तरफ आ जाए। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये लोटा बनाना होता है, ये खरीदो फरोख्त होती है, ये इलेक्शन के बाद हुकूमत की और गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन होती है उसमें ये चीजें इस्तेमाल होती है। तो क्या रिकॉर्ड लोटे आपको नजर आ रहे हैं आने वाले वक्त में हुजूर इलेक्शंस के बाद? भाई इलेक्शन होगा ना, इलेक्शन में तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। चलें, जब इलेक्शन लड़ेगा तो इलेक्शन के बाद के जो हालात और वाकयात हैं वो तो अभी हम बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना वक्त दिया और आपने वाजे कर दिया है कि इंतखाबात इलेक्शन इस साल नहीं होंगे, अगले साल इलेक्शन होंगे। और उसकी वजह है, हम जानते हैं बहुत सारी और पार्टीज भी यही कह रही हैं, मर्दमशुमारी। चौहान साहब ने जिस तरह कहा कि 2 महीने डोर टू डोर कैंपेन होगी, फिर 2 महीने रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मर्दमशुमारी के हवाले से एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात पहले ही सामने आ चुके हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान मुलाकात भी कर रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और मीटिंग्स मुशावरत जारी है। लेट्स सी मर्दमशुमारी का ऊंट किस करवट बैठता है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा।
सियासी शतरंज में हम जानते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सबका अपना अपना स्टेक है। ऐसा ये खिलाड़ी है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA, जो कि यकीनन आजकल इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनकी एक सियासी रहनुमा ऐसी हैं जिनका नाम है सायरा बानो, जो गुफ्तगू करती हैं तो यकीनन सबको खामोश कर देती हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सायरा। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। मेरा आपसे सवाल, मैं जानता हूं मैं आपसे इलेक्शन का सवाल नहीं पूछूंगा, इलेक्शन का सवाल पूछूंगा आपने यही कहना है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, इस साल इलेक्शन नहीं होंगे, अगले साल होंगे। अंडरस्टूड। मेरा सवाल आपसे ये है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस आपकी पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है, खड़ी भी है कि नहीं? शेर सुनाऊं इस पे? क्या क्यों क्या नहीं? कहते हैं वो, क्या है वो, कुछ है ना, हमें अपनी भी खबर नहीं। नहीं जी, खड़ी है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। बार बार बता चुकी हूँ कि इलेक्शन के लिए एक अलायंस हुआ था, और आपके सवाल के अंदर जो एक सवाल छुपा हुआ है उसका जवाब दे रही हूँ। तो जिस वक्त ये असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो इसमें जितनी भी पार्टीज हैं वो आजाद होंगी अपना फैसला करने में। और अभी ये बात कहना कबल अज वक्त है। अगर मैं अपनी मुस्लिम लीग फंक्शनल की बात करूं तो, क्योंकि और अभी काफी सारे र्यूमर्स हैं कि पीपल्स पार्टी से बात हुई है, तो पीपल्स पार्टी से अगर बात हुई है तो वो शायद कोई एक आधी पार्टी के मेंबर से हुई थी, नॉट फंक्शनल। और अगर फिर अभी कल के समा की न्यूज थी या ऐसे न्यूज थी कि नून लीग वालों से बात हुई है, तो जी नून लीग में तो जाहिर है अगर कोई क्यादत है तो वो बड़े मियाँ साहब ही हैं जो पीर साहब से बात करेंगे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, और यही है कि कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। यानी कि ये भी पॉसिबल है आपको कि पता अलायंस के धड़े अलग अलग हो जाएं बात सायरा? ये भी पॉसिबल है में मैडम? भी हो भी सकता है हो भी सकता है। जी, हो भी सकता है, लेकिन मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, मैंने कहा हो भी सकता है, लेकिन देखिए मुल्क के वसी तर मफाद में कुछ भी हो सकता है। वसी पे आपने बहुत ज्यादा जोर दिया। मैं तो क्या वसीतर तो जो मफाद में होता आप है अगली हुकूमत का भी साथ देंगी जिस हुकूमत पर आप कंटिन्यूसली तनकीद कर रही होती हैं? नहीं जी, अब आपने कौन से मेरे जख्मों पे हाथ रख दिया, नमक छिड़क दिया। अल्लाह ना करे जी। जाहिर है बका भले वो सीट्स का ये हो, जाहिर है इतनी बड़ी पार्टी हम लोग हैं नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में कि मतलब देखिए अवाम की बात मेरी पार्टी भी करती है और मैं भी करती हूँ। हमारे यहाँ तो वही वो कहते हैं ना कि जो टाइम लाइन है वही है अवाम की बात। लेकिन मैं नहीं समझती, अगर आप मेरी राय, आप मुझसे मेरी राय जानना चाहें तो जाहिर है इन दोनों पार्टीज ने जो आपस में बारी लगाकर जो किया अवाम का, देखिए मुझे तो कोई ऐसा कहते बहुत है और लेकिन वो दिखता कहीं नहीं है। अब अगर आप देख लें, अगर इनके दिल में आवाम का दर्द होता तो आज कराची में 50 रुपए का वो जो कहते हैं ना कि वो पीक जो आवर्स है उसमें 50 रुपए का यूनिट ना होता, चीनी 150 रुपए ना होती, आटा नापैद ना होता, दवाइयां गायब ना होती, और गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है कि 30 वाला क्या करेगा। लोग आपके सामने है कि 12-12 हजार कर्ज लेके और वो अपनी जानें जी हाँ। गंवा रहे हैं, खुशी वो कर रहे हैं। जाने गंवाने के तो बाद FIA और PTA को होश आ गया। ये भी अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि इतनी कम जाने के अब वो बाद कहते होश हैं आ गया। कि कोई कर दिखाना था मेरे दर्द का यकीन, सो इस बार मुझे मर के दिखाना पड़ा। यानी कि कोई इनको सानिया, इनको वो कहते हैं ना कि किक मिलती है, इस सानिया से इनको किक मिलती है, या मोटिवेट होते हैं या इंतजार करते हैं कि कोई सानिया हो तब उसके बाद ये एक्शन लें। लोग अजीब पूछते से हैं लोग हैं। सायरा बानो क्या ऑपोजिशन लीडर हैं या राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर हैं? क्योंकि आपका जो रोल असेंबली में है लगता है ये है कि आप हैं ऑपोजिशन लीडर। चले नहीं, जो ऐसा समझते हैं, लेकिन आइन और कानून की रूह से राजा रियाज साहब ओपोजिशन लीडर है। जाहिर है उनको चुना गया है, वो उस ओपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठते हैं। वो दूसरी बात है कि उन्होंने नून की टिकट ली है। अब ये तो फिर जो बैठे हैं उनमें मुख्तदर हल्के, ये उनको सोचना चाहिए। सारा लेकिन इतने सारे हल्के जाहिर बन है गए कि हैं, इतनी सारी पार्टीज बन गई हैं, PTI के इतने सारे धड़े बन गए हैं, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? सुनिए जी, कुछ नहीं होने वाला है। उससे पहले हमारे कराची में भी आपने PSP देखा होगा, डॉल्फिन देखा होगा, मुस्तफा कमाल साहब को देखा होगा कि एक दूसरे पे रॉ के एजेंट होने का इल्जाम लगाया, लेकिन फिर मुल्क के वसी तर मुल्की मुफाद में वो सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये तो मुझे ऐसे याद आ गया कि हमारी फ्रेंड्स हैं, वो जब हम लोगों ने इकट्ठे डिनर करना होता है तो हम लेके प्लान कर लेते हैं ना कि सैटरडे डिनर पार्टी।
तो वो ताकि सैटरडे तक जिसने उसमें अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी है वो बताए, फिर वो डिनर के बाद हम पार्टी खत्म कर देते हैं, वो ग्रुप खत्म कर देते हैं। तो मुझे तो इनको देख के ना वो अपनी किटी पार्टीज याद आ गए। आपने वो हम असेंबली के फ्लोर पे कहा है, मुख्तलिफ सायरा बानो, आपने असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमने हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियां दी थी लग रहा है कि वो ज़ाया हो गई हैं। इज दैट ट्रू? आप अभी भी यही फील करती हैं सायरा? तो देखिए, मतलब यहाँ पर किस चीज की आजादी है? आजादी है इजहार राय अगर कोई करते हैं आपके सामने, यहाँ बेटे का क्या वो करें आजादी? सिर्फ ऐसे ही कोई क्या आजादी? मतलब देखिए ना, हकूक ही नहीं मिले। अभी इन्होंने गोल्डन जुबली मनाई, क्या आपके और मेरे पास हकूक है? क्या सेहत और तालीम का हकूक है? क्या हमारे पास इंसाफ का हक है? आप देखिए ना, वो एक मीम है व्हाट्सएप से जो सोशल मीडिया पर है कि अमीरों के लिए अदालतों के दरवाजे भी खुल जाते हैं और खाना काबा के दरवाजे भी खुल जाते हैं, गरीब के हिस्से में सिर्फ चक्कर आते हैं। ये कहीं पड़ा था? तो मैं कहती हूँ कि सही है। कौन से हकूक और कौन सी आजादी? आजादी हम मगरिब का हवाला तो देते हैं और बहुत खुशी से देते हैं, वहां रहना भी पसंद करते हैं, अपनी जायदादें भी बनाते हैं, अपने बच्चे भी सेटल करते हैं, लेकिन वहां की कोई चीज, उनकी कोई अच्छी आदतें अडॉप्ट नहीं करते। वहां साढ़े पर ये चार वही साल बात है ना सायरा बानो, कि आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, 4.5 जी साल आप तकरीबन 4 साल थोड़ा ज्यादा आप असेंबली का हिस्सा रहीं। आपका क्या रोल रहा पाकिस्तान की तामीर में? आपका क्या शेयर रहा पाकिस्तान की खिदमत में? इतने साल आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रहीं। देखिए, सच अगर आप पूछ रहे हैं तो शुरू के 6 माह तो जब इन सब लोगों को देखा मैंने, तो मैं तो खुदा पाक से सवाल करती होती थी कि अल्लाह मियाँ, मतलब मेरे यहाँ पर आने का मकसद भी मुझे बता दीजिए। क्योंकि वहां पर ऐसा तो कोई, वो कहते हैं ना कि मैंने देखा नहीं कि लोग कोई अवाम की खिदमत का जज्बा लेकर आए हुए हों। तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि अपने हिस्से की शमा जलानी चाहिए। इतना बड़ा सिस्टम, इतना 75 सालों का, जिनकी जड़ें हमारे वजूद क्या है, इस धरती के अंदर सरायत की हुई है, लेकिन अपने हिस्से की शमा मैं ये समझती हूँ, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, कि पिछले दिनों 3-4 कमेटी की मीटिंग्स हुई थी, तो जो हमारे मेंबरान जो कभी बोल भी नहीं सकते थे, वो बहुत खुल के बोले थे। और एक ने मुझे कहा कि तुमसे हमें बहुत हौसला मिला है कि बात हक सच की करनी चाहिए। तो अभी एक छोटे से पैमाने पे मैंने 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 ये फील किया कि अपनी हिस्से की शमा जलानी चाहिए और बोलना चाहिए। और मैं उस वक्त भी बोलती थी, ये नहीं कि मैं आप उस वक्त हमेशा सारा मैंने उनकी सारा आप तो हक सच पॉलिटिक्स। बोलती हैं, क्या कैबिनेट में आपकी पार्टी के जो रहनुमा शामिल थे क्या वो भी हक सच बोलते थे या खामोश रहते थे? देखिए, हर किसी का अपना है, लेकिन जब डॉक्टर साहिबा थी काबीना में, तो जब डॉक्टर साहिबा से मेरी बात कभी होती थी, तो वो बहुत से मामलात पे बहुत एतराज करती होती थी। ये मुझे पता था कि वो मतलब इन लोगों के, वो कहते हैं ना कि एक बचकाना जो रवैया होता था, जो आसपास लोग बैठे हुए थे और जिस तरीके से होता था, तो वो एतराज करती होती थी। वो हो गई तारिक बशीर चीमा साहब हो गए, जिस जो मेरी मतलब पर्सनल गुफ्तगू से मतलब मुझे बताती थी या कभी बात होती थी कि ये 2-3 लोग हैं जो एतराज करते थे, जिसमें फखर इमाम साहब भी थे और अल कादिर मोहम्मद ट्रस्ट मियां वाले सोमनी मामले साहब में थे। आपने भी साइन किए थे, कैबिनेट में आप भी थी, आपके लोग भी थे, नहीं, मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं थी। लेकिन आपकी नहीं जी, आपकी मैं पार्टी के कैबिनेट का दूसरे हिस्सा नहीं। लोग थे जिन्होंने अल कादिर ट्रस्ट वाले केस में अप्रूवल दिया था, साइन किया था। डॉक्टर साहिबा थी, लेकिन मैं नहीं समझती कि डॉक्टर साहिबा ने ऐसे, वो एक बहुत जहादीदा सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं। मैं नहीं समझती। और जो बयानात सुनने में आ रहे हैं, मुझे तो इसका इसलिए नहीं पता कि जिस वक्त एक बिजनेस टाइकून का नाम आ गया, तो बंदा पूछ ले कि आप उनसे बुलाकर पूछ लें, मगर उनको कौन बुलाएगा? ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्योंकि उनके नाम के साथ तो बहुत से नाम जुड़े हुए हैं। हर पार्टी के वो कहते हैं ना कि हर पार्टी बेनिफिशियरी है, तो उनको नहीं बुलाया जाएगा। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ना कैबिनेट में थी, सायरा ना सायरा, मुझे मैं इतना आपसे पूछना चाहूंगा पता कि था। हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान थे, उनका ये कहना था कि इलेक्शंस इस साल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो इस वक्त मामला है हमारी उसका पॉपुलेशन को काउंट करने का, मरदमशुमारी का, वो होना बाकी है। आपकी नज़र में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे इस साल? देखिए, एक पॉइंट अगर उन्होंने बोला है तो जाहिर है, अब आपको पता है ना कि आज तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और इतने मुस्तहकम लोग हैं उसमें, तो खबर भी मुस्तहकम होगी। तो ये मर्दमशुमारी का मामला जरूर होगा, क्योंकि इस साल
जो बच्चे 18 साल के जो वोट देने के उसमें वो इसमें शमूलियत उनकी क्यों नहीं होगी? आप 3 करोड़ नौजवानों को 3 करोड़ बनते हैं या कितने होते हैं, उनको तो इस इलेक्शन के उससे बाहर नहीं रख सकते ना। तो सबसे बड़ा मसला इस पे होगा। दूसरा, दूसरा, कसूर को आफतजदा इलाका करार दिया गया, पानी भी सर पे खड़ा है। तो अगर खुदा ना खास्ता वो हो गया और इनके मामलात अभी इनको समझ नहीं आ रही कि किस सिमत जाना है, क्योंकि किन को समझ देखिए नहीं आ रही अब सायरा, वो किन को समझ नहीं आ रही? किनको, इन पार्टीज को, ओके। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। और मुझे अभी पता चला है कि एक अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने कहा कि एहतसाब के बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। और मैं उनको सल्यूट करती हूँ और सेकंड करती हूँ कि मुल्क में भले वो मुल्क की माशी तरक्की हो, कुछ भी हो, ये कड़े एहतसाब के बगैर नहीं होगी। कड़ा वाला एहतसाब, इल्जाम वाला, वो ऐसे नहीं कि गए और फिर 6 महीने बाद वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर निकले। आपको भी पता है कि आपको और मेरा मुल्क किसने लूटा है। ये कड़ा एहतसाब होना चाहिए, एक दूसरे पे सायरा, डालने से नहीं वो हो सकता। सायरा, सब सायरा, मुजरिम कटहरे में आने। सायरा, आपने कहा कि इन पार्टीज को समझ नहीं आ रही। क्या आपको लगता है ये पार्टीज अपनी समझ बूझ के तहत चल रहे हैं? तो देखिए, अगर आप चले, हम इस बात पर भी आ रहे हैं कि अगर अपनी समझ बूझ के तहत नहीं चल रहे तो बहुत गलत है। मैंने एक बात की थी, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि हम वो लोग हैं, वो कह रहे हैं ना कि अक्लो दानिश व फहमो फरासत से खाली, कि अपने खेमे में हम वो ऊंट घुसाते हैं और जब वो ऊंट हमें आउट कर देता है तो हम खसियाना सा मुंह लेकर कोई दूसरा गब्बी सा ऊंट ढूंढते हैं जो उसके कंधे पर सवार होकर हम अपना खेमा ले सकें। तो मुझे बताएं कि ये तो इनको तो क्या अब जीडीए भी कोई स्पेशल ऊंट ढूंढ रही है सायरा? क्या करना है। फाइनली इवेंचुअली अगर जमहूरियत है तो ये सारे मामलात ये क्या कहते हैं सियासतदानों ने देखने हैं। फिर मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा ये बता दें आखिर में मुझे कि आप मुल्क का फ्यूचर क्या देख रही हैं? पीपल्स पार्टी या तो पीटीआई के साथ या किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर एहतजाज कर रही होगी मुस्तकबिल में, तो मुझे ये नजर आ रहा है। और इक्तदार में कौन होगा? इक्तदार में कौन होगा? इक्तदार में जो कबूल होगा। किसे? अब देखिए, अब क्या वो कह सकते हैं, ज़ाहिर है अब आपने देख लिया, अभी इक्तदार किसी को ऐसे नहीं मिलेगा, 2/3 अक्सरियत नहीं होगी। अभी ये हंग पार्लियामेंट होगी और ये सब ऐसे ना मिक्स ही चलेगा। यानी सायरा कबूलियत जरूरी है, मकबूलियत नहीं। जी, आजकल यही सुन रहे हैं कि मकबूलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता, कबूलियत होनी चाहिए। और नंबर गेम से भी फर्क नहीं पड़ता। जो सियासी झरलू होता है ना वो बहुत ताकतवर होता है। आपने कितने सारे इलेक्शंस देख लिए। और लोटो का बाजार सरगर्म होगा, सुना है लोटो के बड़े रेट लगेंगे। जी, लोटो का बाजार भी सरगर्म होगा, रेट अच्छा लगेगा लोटो का। हाँ जी, नहीं वो कहते हैं अभी लोटे नहीं कहना चाहिए, लेकिन यही होगा। अब ये प्रेशर ग्रुप से तो बने ना, देखे ना आईपीपी किस तरफ नहीं जा रही। वो उनके 2 वुज़रा इस्तीफा भी नहीं दे रहे, ऑन और लंगड़ियाल। वो अब है, वो उस वक्त फैसला करेंगे क्या होंगे। परवेज खटक साहब ने पहले सुना कि नून में जा रहे हैं, फिर उन्होंने सोचा ऐसे कैसे, मैं कैसे पीछे रह जाऊं, तो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। चले 3-4 सीटें ले भी ली तो वो भी उस वक्त फैसला करेंगे कि किसके साथ जाना है। तो बस यही होगा कि किसके पलड़े में जाना है, क्योंकि दोनों जमातें अपना वजीर आजम बता चुकी हैं। वो कह रही हमारा बनेगा, वो कह रहे हमारा बनेगा। तो सायरा उसके बानो लिए तो साहिबा, फिर वो कहते हैं। सायरा बानो साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत खूबसूरत बातें की और आपकी कमाल बात यह है कि आप हमेशा दिल से बोलती हैं और वाजे आपकी शक्ल से नजर आ जाता है कि जो दिल से बात कर रहा होता है वो सच बात कर रहा होता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, क्योंकि यकीनन हमें आप जैसे सियासतदानों की मजीद ज़रूरत है। असेंबली में अगर आप जैसे थोड़े और सियासतदान आ जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और माशरती हालात खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इलेक्शन इस साल हो नहीं रहे, जिससे पूछो इलेक्शन कब होंगे, अगले साल होंगे, इस साल नहीं होंगे। अल्लाह खैर करे, तला जाती को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।